मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने मुद्दे पे आए, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में क्रिकेट और राजनीति, ये दो ही एक ऐसे खेल हैं कि जिसमें आदमी रातों रात चमक जाता है। जी हाँ, अगर आपको बिना कुछ किए, बहुत कुछ कम किए, अगर प्रशंसा पानी है या रातों रात चमकना है, तो ये दो जो खेल हैं, इन दोनों खेलों में से किसी एक में भी अगर आप चमकते हैं तो सारी दुनिया आपको तुरंत रातों रात जान जाती है। और दोनों में कुछ मिली जुली समानताएं भी हैं। जैसे क्रिकेट में हार्ड हिटर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी खेल के दौरान बाउंड्री वॉल के बाहर गेंद जो है पहुंचाने के दम रखते हैं, तो आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। और यही हाल राजनीति का है कि यहाँ पर भी आप अगर एक बहुत ही हार्ड हिटिंग पर्सन हैं, बड़े बड़े बयान दे सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं। लेकिन दोनों जगह पे एक फैक्ट और भी है कि आप भले ही बड़े अच्छे हार्ड हिटर हों, बाउंड्री लाइन के बाहर जो है गेंद पहुंचाने का मादा रखते हों, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों में आपको कैच करने की ताकत लोगों में हो, तो वो बहुत जल्दी आपको और आपकी पार्टी दोनों को डुबो सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। रणदीप सुरजेवाला, जो कि हरियाणा के कैथल से विधायक रहे हैं कांग्रेस के, और लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में एमपी बनाकर भेज दिया। उन्होंने अपने एक बयान में बीजेपी के वोटरों को राक्षस कहा कि बीजेपी को जो वोट देते हैं वो लोग राक्षस हैं। और फिर उन्होंने एक ऋषि मुनि की भूमिका में आते हुए उन सारे राक्षसों को श्राप भी दे दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने राक्षसों वाला जो है ये डायलॉग एक हरियाणा में जो उनकी सभा थी उसमें उन्होंने अपना डायलॉग मारा। बहुत ही तेजी से उन्होंने हार्ड हिटिंग की, लेकिन उसके उस डायलॉग को बीजेपी ने बड़ी आसानी से कैच कर लिया। और अब बीजेपी इस डायलॉग को लेकर जनता के बीच में कूद पड़ी है। कांग्रेस के साथ समस्या यह रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका अपनी जबान पे कोई काबू नहीं रहता है। अच्छा, दूसरे, जब से सत्ता से 10 साल से दूर हुए हैं, तब से कांग्रेसी और भी ज्यादा बलबला गए हैं। मतलब कांग्रेसी जो है इस समय सत्ता न मिलने के कारण जिस तरीके से मछली तड़पती है पानी के बिना, उस तरह से तड़प रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कर्नाटक में सत्ता आई है, लेकिन वहां पे भी ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। गारंटी तो 5 दे दी, लेकिन उन 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? अब ये भी एक सवाल सिर पे जो है मंडराने लगा है। राजस्थान की हालत आप जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये सबको पता है। चुनाव यहां पे भी आने वाले हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस करे क्या? आप याद करिए, कांग्रेस के बड़े बड़े हार्ड हिटिंग जो बैट्समैन थे, मणिशंकर अय्यर, नीच, चायवाला वगैरह वगैरह, कैसे मोदी ने उसको भुनाया। सोनिया माता, जिन्होंने की मौत का सौदागर और जाने क्या क्या कहा था, आज उसका हश्र देख लीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा और भी कांग्रेसी नेताओं ने क्या कहा। तो जैसे जैसे कांग्रेसी बड़ी तेजी से बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्र रक्षक बैठे हुए हैं कोने कोने पे, वो उनके मुद्दों को लपक लेते हैं। और मुद्दों को लपकने के बाद में कांग्रेस को उसी मुद्दों में घेर के मार देते हैं। सुरजेवाला ने अपने मालिक को खुश करने के लिए बहुत अच्छा बयान दे दिया। उनको लगा होगा कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी बातें करने से कांग्रेस का जो है ग्राफ दिनों दिन नीचे चला जाता है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आज भी इस देश की 30 से 40% जनता समझ नहीं पाई है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने खुद को मैच्योर दिखाने के लिए दाढ़ी भी रखनी शुरू की है, कलर वालों को नहीं कर रहे हैं, मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सफेदी उनके चेहरे पे झलके और लोग उनको जो है बुद्धिमान और मैच्योर समझने लगे। लेकिन दिखने से कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाए वो अकलमंदी हो जाएगा या वो मैच्योर ही हो जाएगा। अकल का
और दाढ़ी सफेद होने या बाल सफेद होने से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग क्षेत्र की चीजें हैं। तो अब रणदीप सुरजेवाला जैसे जो लोग हैं वो अति बौखलाहट में इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी बात की तुलना कर रहा है, कोई किसी बात की तुलना कर रहा है। लेकिन जैसा कि सबको मालूम है कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को भुनाने में सबसे आगे रहती है, और फिर जनता के बीच में इस प्रकार के इमोशनल मुद्दे लेके जब जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा ही होगा। 2 से 4% वोट इधर उधर तो हो ही जाएंगे। और अभी हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, कांग्रेस अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो जो खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ था उसको भी हुड्डा एंड उनकी पार्टी ने जो है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, इसको जाटों की अस्मिता से जोड़ के दिखा दिया था। अभी इसके बाद नूह और मेवात में दंगे हुए, उसमें भी आप देखा कांग्रेस ने किस तरीके से अपना रोल अदा किया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस इस प्रकार के बड़बोले नेताओं से होने वाले डैमेज को कंट्रोल कैसे करेगी। आपको अगर कोई वोट नहीं देता है तो आप उसको राक्षस नहीं कह सकते हैं, फिर तो गाली गलौज की प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। आप किसी को राक्षस कहिए, वो आपको कुछ और कहेगा, फिर आप कुछ और कहेंगे, तो ये तो परंपरा चालू हो जाएगी। और वैसे भी इस देश में जो है, अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। तो अगर आपको गाली देने की स्वतंत्रता है तो दूसरा जो सुन रहा है उसको भी स्वतंत्रता है। तो सब मिलके जो है फिर गाली गलौज का जो है ये पूरा वाद संवाद चालू हो जाएगा। तो समझिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और कांग्रेस क्या चाहती है कि आपको अगर कोई वोट ना दे तो आप उसको राक्षस बता दो, और जो वोट दे रहा है वो क्या देवता है। ये भी बात कांग्रेस को बतानी चाहिए कि भाई अगर जिन लोगों ने कर्नाटक में कांग्रेस को वोट देके जिताया है तो उन देवताओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया। 5 वादे किए थे, 5 में से कोई भी वादा पूरे होने के कगार पे नहीं है। उप मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है कि जो हम विकास की योजनाएं चला सकें। तो ऐसे वादे करने से क्या फायदा है जब आपके पास आमदनी 1 रुपए है। वो कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कहां से आप वादे पूरे कर लोगे। फिर आप लोगों को राक्षस बताने लगोगे। इसके बाद कहोगे कि साहब ईवीएम खराब हो गया है, ईवीएम से वोट नहीं होने चाहिए। अरे आप कहीं से भी वोट करा लो, ईवीएम से करा लो चाहे कहीं से भी करा लो, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो थे, क्या हुआ उसका। जैसे ही भाषण शुरू होने का नंबर आया आप भाग लिए वहां से। तो क्या सिर्फ हंगामा करने के लिए ही ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ताकि देश का जो है पर डे 10-12 करोड़ रुपए जो संसद की कार्रवाई में खर्च होते हैं वो यूं ही वेस्ट होते रहे। तो कांग्रेस को इन सारी बातों पे विचार करना होगा। आप किसी को राक्षस कहें या कुछ भी कहें, इससे आपकी वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं है, उल्टे घटने वाला है। और ये बात कांग्रेस को ध्यान में रखनी पड़ेगी। राहुल गांधी चाहे कितना भी गरीबों के साथ खाना खा ले, उनको अपने घर पे बुला के बढ़िया कटोरी चम्मच से कुछ भी खाना खिला ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी के पिताजी, उनकी दादी, ये सब गरीबों के साथ फोटो सेशन कराते रहे हैं। ये एक बहुत पुराना फार्मूला हो चुका है जो भारतीय राजनीति में अब अप्रासंगिक हो चुका है, जिसका कि कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कलावती के घर में भी आपने खाना खाया, और भी न जाने कितने गरीबों के घर में खाना खाया, लेकिन आज वो लोग वैसे के वैसे गरीब हैं, उनकी कोई हालत में सुधार नहीं हुआ, किसी कांग्रेसी ने मुड़ के नहीं देखा उनकी तरफ। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो इस प्रकार के फोटो सेशन होते हैं उनको ज्यादा कोई भाव नहीं देता। अब सुरजेवाला ने एक नया विवाद कर दिया है कि जो उन्होंने जनता को राक्षस कहना शुरू कर दिया है। सुरजेवाला को अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए। इससे पहले भी कई कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज थे, उनके जबान और उनकी बदजुबानी की वजह से कांग्रेस बहुत बुरे दिन देख चुकी है। बाकी फैसला कांग्रेस को करना है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में उसको अपनी जो है पोजीशन मजबूत करनी है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है और जो दूसरे दल हैं वो कांग्रेस को एज ए लीडर स्वीकार करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, आने वाला समय बताएगा कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस प्रकार की बदजुबानी जो सुरजेवाला ने की है, उसके लिए मुझे लगता है वोटरों का एक बड़ा भारी तबका
उनको माफ नहीं करने वाला है और ना ही इससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।